सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें हमने आपकी चौथी यूनिट जो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा भाग के प्रगुण को पढ़ लिया था। अब हम लोग इस पे आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, आपने अगर जो हमने यूनिट डिस्कस की है वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो लिंक मैं दूंगा वह गणित के प्लेलिस्ट की लिंक होगी, तो आपको उस प्लेलिस्ट में गणित की सभी वीडियोस इकाई 1 से और जो भी वीडियोस आने वाली रहेंगी वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरीके से सभी विषयों के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, तो आप लोग सभी विषय इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अभ्यास को। देखिए, अभ्यास में पहला प्रश्न है संख्याओं 20 और दूसरी संख्या जो है वह है 1,01,000। तो देखिए 5,000 और 700 है की क्रमागत संख्याएं बताइए। तो ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं दोस्तों, इसका हमें क्रमागत संख्या बताना है। तो अब देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जो अंतर होता है वह 1 का होता है। जैसे 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है, ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं। इनमें जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वह 1 का देखने को मिलेगा। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में उत्तरवर्ती संख्याएं पढ़ाई थी। मतलब किसी संख्या में अगर हम 1 जोड़ रहे थे तो हमें उसकी उत्तरवर्ती संख्या मिल जा रही थी। जैसे 2 में 1 जोड़ देंगे तो उसकी उत्तरवर्ती संख्या 3 हमें मिल जाती है। तो किसी संख्या की जो उत्तरवर्ती संख्या होती है वही उसकी क्रमागत संख्या होती है। तो इस तरीके से जब हमें यहाँ क्रमागत संख्याएं निकालने को कहा है तो हम लोग जैसे 20 का निकालना है तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 21। यानी कि 20 की जो क्रमागत संख्या हो जाएगी वह 21 हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग 1,01,000 का भी निकाल सकते हैं। तो 1,01,000 में 1 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,02,000। और इसी तरीके से 5,000 में 1 जोड़ देंगे तो 5,001 और 700 में 1 जोड़ेंगे तो 701। यह सभी क्रमागत संख्याएं आप इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें पहला है 0,5। तो 0,5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5। और दूसरा देखिए 0,0 यह कितना हो जाएगा 0। और देखिए तीसरे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे तीसरा है 750 धन 895 बराबर 895 धन, यहाँ पे रिक्त स्थान है। अब दोस्तों पिछली वीडियो में आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा है योग का, और उसमें हमने पढ़ा था अगर क्रम बदल भी दिया जाए तो भी योग उतना ही रहता है, मान उतना ही रहता है। तो अब देखिए बराबर लगा है तो दोनों तरफ का मान उतना ही है। और यहाँ पर आपको क्रम बदला हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 750 धन 895 लिखा हुआ है और इधर आपको 895 पहले दिख रहा है। अब धन के बाद आप सीधे 750 लिख सकते हैं, यह आपको समझ में आ रहा होगा। यह तरीका हमने क्रम विनिमय में पढ़ा था कि क्रम बदल दिया जाए तब भी जो है वह मान उतना ही रहता है योग का। अब देखिए चौथा है 90,535 गुणे 1। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने गुणा का तत्समक अवयव सीखा था। इसमें हमने सीखा था गुणा में अगर हम लोग गुणा का जो तत्समक अवयव होता है वह 1 होता है। यानी कि हम अगर किसी संख्या में 1 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। तो यह बात आप वैसे भी जानते हैं और ऐसे भी आप बता सकते हैं कि इसका जो मान आएगा वह आएगा 90,535। अब देखिए पांचवा है, तो पांचवा भी आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में। शून्य में किसी से भाग देते हैं किसी भी संख्या से तो मान क्या आता है, शून्य आता है।
अब देखिए दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न लिखा है, क्या a ऋण ब्रैकेट b माइनस सी बराबर ब्रैकेट में a माइनस बी ऋण c, जहां पर a b c पूर्ण संख्याएं हैं, संबंध सदैव सत्य होता है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में घटाने का साहचर्य नियम पढ़ा था, जो कि घटाने पे लागू नहीं होता है। तो इसी वजह से यह जो संबंध होगा यह पूर्ण संख्याओं के लिए हमेशा सत्य नहीं होता है। आप लोग संख्याएं रख के भी देख सकते हैं, 1 बराबर 2 3, a बराबर a रख लीजिए, b बराबर 2 रख लीजिए, c बराबर 3 रखिए और आप सॉल्व करिएगा तो आपको मान जो है वह बराबर नहीं मिलेंगे। और आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको और बेहतर समझ में आ रहा होगा कि घटाने पे साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a भागा b धन b बराबर a संभव है? दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं जो यहाँ पे हमें बोल रहा है इस प्रश्न में। ये कह रहा है कि शून्येतर मतलब शून्य से अलग अगर कोई संख्याएं हैं a और b, तो यह जो इसने दिया हुआ है क्या यह संभव है? तो दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, a भागा b धन b बराबर a। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a भागा b बराबर, अब इस धन b को जब बराबर के इधर आप भेजेंगे तो ये इधर आके ऋण b हो जाएगा। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन मिल गया a भागा b बराबर a माइनस b, और हमसे पूछ रहा है क्या यह संभव है अगर a और b जो हैं वह शून्येतर पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब a b शून्य नहीं है और बाकी सब a b का मान हो सकता है। मतलब a b का मान हो सकता है 1 2 3 4, इसी तरीके से b का भी मान यही 1 2 3 4। अब पूछ रहा है क्या यह संभव है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं संभव तो होगा लेकिन हमेशा संभव नहीं होगा। देखिए कुछ केस हैं जहां पे आपको यह संभव मिल सकता है, जैसे a की वैल्यू आप अगर 4 ले लें और b की वैल्यू 2 ले लें तो 4 भागा 2 बराबर आपको मिल जाएगा 4 ऋण 2, यानी कि 2 बराबर 2, ये सही होता है। तो अगर a का मान 4 है b का मान 2 है तब तो आपको सही मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे केस हैं यहाँ पे ऐसे जहां पर आपको यह जो कंडीशन दिया हुआ है यह फॉलो नहीं होगा। जैसे a का मान आप 10 ले लीजिए, b का मान 40 ले लीजिए, तो ये फॉलो नहीं होगा। तो केवल 1-2 केस आपको ऐसा मिलेगा जहां पर यह नियम फॉलो होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि संभव तो है लेकिन सदैव संभव नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है। एक संख्या दी हुई है हमें और इसकी परवर्ती संख्या हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे उत्तरवर्ती संख्या लिखा हो या फिर परवर्ती संख्या लिखा हो या फिर अनुवर्ती संख्या लिखा हो, इन तीनों के जो मायने होते हैं मतलब होता है वह एक ही होता है कि मतलब हमें उस संख्या में एक जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त करना है। तो आप जब इस संख्या में एक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5,04,100। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है वह आपका सही हो जाएगा। इस संख्या में एक जोड़ने के बाद आपको यह संख्या मिल जाएगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, संख्या 78,950 की पूर्ववर्ती संख्या। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या में से एक घटा लेते हैं। तो आप लोग 78,950 में से जब एक घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 78,949, जो आपको ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 78,949। यही जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7,
निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। तो देखिए 2 एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूर्ण संख्या चलती है। तो 2 भी उसमें आता है, आपका 10 भी उसमें आता है और 50 भी आता है। तो इस तरीके से यह तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है उपर्युक्त सभी वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, योग का तत्समक अवयव है। दोस्तों हमने यह पिछली वीडियो में पढ़ा था कि योग का तत्समक अवयव। अब देखिए तत्समक अवयव क्या होता है दोस्तों, यह मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है दोस्तों, तो योग का तत्समक अवयव होता है वह संख्या जिसे हम किसी संख्या में अगर जोड़ते हैं तो उस संख्या का मान परिवर्तित ना हो, मतलब वही उसका मान रह जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हम किसी संख्या में जोड़ें कि उसका मान उतना ही रह जाए। तो हम किसी संख्या में शून्य जोड़ के उसका मान उतना ही रख सकते हैं। तो 5 में अगर शून्य को जोड़ रहे हैं तो मान 5 ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 में जो शून्य दिया हुआ है वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि 3 धन 3 बराबर 6 है तो निम्नांकित में से किस नियम का पालन करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 धन 3 बराबर 6 हो रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन से नियम का पालन यहाँ पे हो रहा है। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है योग का संवरक प्रगुण, दूसरा दिया हुआ है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा है योग का साहचर्य प्रगुण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए एक ही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है और इससे आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 है वह पूर्ण संख्या है और दूसरी संख्या जो जुड़ रही है वह भी पूर्ण संख्या है और जो मान हमें मिल रहा है वह भी पूर्ण संख्या मिल रही है। तो ऐसे में कौन सा नियम फॉलो होता है दोस्तों, ऐसे में फॉलो होता है योग का संवरक प्रगुण। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 3 गुणे ब्रैकेट में 4 धन 5 का मान बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि किसके बराबर होगा। दोस्तों हमने पिछले क्लास में गुणा का योग का वितरण नियम हमने सीखा था कि कैसे वितरण होता है। तो उसमें आपने पढ़ा था a इंटू ब्रैकेट में a धन c अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं गुणा में योग के वितरण के नियम को। यह एक जनरल फॉर्मूले की तरह है जिसे हम लोग वितरण में अपनाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुणे 4 धन 5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 धन 3 गुणे 5 यही लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यह आपके किस ऑप्शन में है, तो यह आपके दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी प्रश्न जो है चौथे यूनिट के हल कर लिए। अब आपको पूरी तरीके से चौथी यूनिट मैं श्योर हूँ समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह नीचे मुझे कमेंट करके बताए और हम लोग इसी तरीके से आपके सभी यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भी 5वीं यूनिट जो है वह भी इसी से जुड़ी हुई यूनिट है, तो वह भी आप लोग पूरे मन से पढ़िएगा। और दोस्तों अभी तक मैं आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है या अभी कम समझ पा रहे हैं आप, तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। आप वीडियो से एक बार और ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एक बार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं। तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बाकी विषय के भी लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उससे पढ़िए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हम चैनल पे कोई भी वीडियो डालते हैं तो
वह आपका मिस ना हो। बाकी दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।